नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर गौर करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक आप कह सकते हैं अनोखी कहानी बयां कर रहे हैं। कैसे अमेरिका की अंदरूनी राजनीति, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े कुछ हालिया घटनाक्रम, भारत के एक बड़े आर्थिक लक्ष्य को पाने में अनजाने में ही मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये लक्ष्य है यूरोपीय संघ यानी ईयू के साथ एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, जो शायद अब उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हकीकत बन सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद है इन दस्तावेजों की तह तक जाना और समझना कि भारत के लिए आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में ये मुक्त व्यापार समझौते, खासकर ईयू और अमेरिका के साथ, इतने अहम क्यों माने जाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में हाल में जो कुछ हुआ है उसने ईयू के साथ भारत की बातचीत की रफ्तार को कैसे अचानक बदल दिया है। क्या इसमें वो वाकई ट्रंप के कदमों का कोई अप्रत्यक्ष अनपेक्षित योगदान है, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना, हाँ बिल्कुल। कि एक ऐसा नेता जो आमतौर पर व्यापार पर सख्त और संरक्षणवादी रवैये के लिए जाना जाता है, उसके कुछ फैसलों ने भारत के लिए यूरोप के साथ व्यापार के नए दरवाजे खोलने में एक तरह से मदद कर दी हो। हाँ, ये वाकई पड़ताल करने लायक बात लगती है है। ना? तो शुरुआत करते हैं बुनियादी सवाल से। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि किसी भी देश को अगर सही मायनों में सुपर पावर कहलाना है तो उसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त है एक आर्थिक महाशक्ति बनना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इन स्रोतों का आप कह सकती हैं केंद्रीय तर्क यही है। देखिए, एक शक्तिशाली सेना, एक प्रभावशाली कूटनीति, एक मजबूत खुफिया तंत्र, ये सब ताकत के जरूरी अंग हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन इनकी नींव एक विशाल और मजबूत अर्थव्यवस्था ही होती है। इन सभी चीजों को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए और लगातार आधुनिक बनाने के लिए भारी मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है। पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। स्रोत इसके लिए सोवियत संघ का उदाहरण सामने रखते हैं। सैन्य लिहाज से वो अमेरिका के बराबर खड़े थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी, कुछ विश्लेषकों के अनुसार तो यूरोप के किसी छोटे देश जैसी। नतीजा, अंततः इसी आर्थिक कमजोरी ने उनके पतन में बड़ी भूमिका निभाई। पैसा ही नहीं था उस विशाल सैन्य और राजनीतिक ढांचे को संभालने के लिए। ये एक गंभीर बात है। तो क्या यही तर्क चीन के मामले में भी लागू होता है? दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका जब चीन की बढ़ती ताकत की बात करता है तो उसका फोकस सिर्फ चीनी सेना पर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उनकी अर्थव्यवस्था पर रहता है। हाँ, विश्लेषण यही कहता है। अमेरिका समझता है कि चीन की असली ताकत उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से आती है। अगर उस अर्थव्यवस्था के विस्तार को नियंत्रित या कहिए सीमित किया जा सके तो बाकी चीजें अपने आप काबू में आ जाएंगी। हाँ, तो उनकी सैन्य शक्ति और उनका सॉफ्ट पावर, यानी दुनिया पर उनका सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव, वो अपने आप काबू में आ जाएगा। क्योंकि सेना का आधुनिकीकरण हो या वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की परियोजनाएं, सब कुछ आर्थिक इंजन पर ही निर्भर करता है। सही बात है। इसलिए इन स्रोतों का निष्कर्ष भारत के लिए एकदम साफ है। अगर वैश्विक मंच पर एक वास्तविक महाशक्ति बनना है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना बड़ा और मजबूत बनाने पर देना होगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए? यहीं पर ये मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीएज का जिक्र आता है। स्रोत इन्हें एक तरह का शॉर्टकट या कहें कि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा करने का सबसे सुलभ रास्ता बताते हैं, खासकर अगर ये समझौते दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हों। जी, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि समझौते में शामिल देश एक दूसरे से आने वाले सामान पर आमतौर पर कोई आयात शुल्क यानी टैक्स या टैरिफ नहीं लगाते या बहुत कम कर देते हैं। अच्छा। जरा सोचिए, स्रोत बताते हैं कि अगर हम अमेरिका और यूरोपीय संघ के कुल उपभोक्ता बाजारों को मिला दें तो ये लगभग 55 से 60 ट्रिलियन डॉलर का विशाल बाजार बनता है। बाप रे, 55-60 ट्रिलियन? हाँ, ये आंकड़ा भारत की मौजूदा जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। एफटीए होने का मतलब है भारतीय कंपनियों और उत्पादकों को इस खरीदने की क्षमता वाले विशाल बाजार तक सीधी बिना किसी टैरिफ की बाधा के पहुंच मिलना। यानी भारतीय सामान बिना किसी अतिरिक्त लागत के वहां बिक सकेगा, जिससे मांग बढ़ेगी और निर्यात से होने वाली कमाई भी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भारत में बनी चीजें, चाहे वो कपड़े हों, मशीनरी हो, सॉफ्टवेयर सेवाएं हों या कुछ और,
वो यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिक सकती हैं। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त उछाल मिल सकता है। ये एक बड़ा अवसर है अपनी अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ाने का। सुनने में तो ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं और स्रोत भी इस बात का जिक्र करते हैं, अमेरिका के साथ एफटीए की राह उतनी आसान नहीं रही है। खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में तो एफटीए की बात छोड़िए, उल्टे भारत से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए गए थे। हाँ, वो दौर अलग था। इसने शायद भारत को ईयू की तरफ ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर किया। हाँ, ऐसा लगता है। देखिए, जब एक दरवाजा बंद या मुश्किल नजर आता है तो दूसरे संभावित रास्तों पर ध्यान देना स्वाभाविक है। अमेरिकी प्रशासन के रवैये, खासकर अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ बढ़ाने जैसे कदमों ने शायद भारत के नीति निर्माताओं को यूरोपीय संघ के साथ एफटीए की संभावनाओं को और गंभीरता से तलाशने के लिए प्रेरित किया। इसलिए ईयू एफटीए का महत्व भारत के लिए और भी बढ़ गया। और ईयू का बाजार अपने आप में बहुत बड़ा है। स्रोत के अनुसार ये करीब $30 ट्रिलियन का बाजार है। भारत की लगभग 3-4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से करीब 8 गुना बड़ा। यहाँ के लोगों की खर्च करने की क्षमता काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत और ईयू के बीच एफटीए पर बातचीत, जो दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 2007-8 से रुक कर चल रही है और 2015 के आसपास फिर से शुरू हुई। हाँ, काफी पुरानी बात है ये तो। वो बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा क्यों था? स्रोत बताते हैं कि ईयू के देश अक्सर छोटी छोटी तकनीकी बातों या मानकों पर अटक जाते थे। हाँ, ये एक लंबा और कहना चाहिए जटिल इतिहास रहा है। बातचीत कई दौरों से गुजरी, लेकिन पिछले लगभग 1 दशक में कोई निर्णायक प्रगति नहीं हो पाई थी। कई मुद्दे थे, जैसे भारत में यूरोपीय वाइन और ऑटोमोबाइल पर उच्च शुल्क, डेटा सुरक्षा के मानक, बौद्धिक संपदा अधिकार, श्रम और पर्यावरण मानक, इन सब पर सहमति बनाना मुश्किल साबित हो रहा था। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले 2024 की शुरुआत में भी इन स्रोतों में शामिल कुछ लेखों और विश्लेषणों में यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर सब ठीक रहा तब भी ये समझौता शायद 2029 या 2030 तक ही जाके पूरा हो पाएगा। बाप रे, मतलब 5-6 साल और। हाँ, ऐसा लग रहा था कि ये प्रक्रिया भी और कई साल लेगी। लेकिन फिर अचानक तस्वीर बदल गई। हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए स्रोत बताते हैं कि यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेyen ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बात की। हाँ, ये खबर आई थी। और इस बातचीत में उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही कि ईयू का लक्ष्य अब इस साल के अंत तक, यानी कुछ ही महीनों में, भारत के साथ एफटीए पर बातचीत पूरी करना है। क्या बात है, 2030 से सीधा 2024? हाँ, ये तो 2030 से सीधा 2024 के अंत तक आ गया। यहाँ वाकई कुछ बड़ा और दिलचस्प हो रहा है। ये अचानक आई तेजी की वजह क्या हो सकती है? यहीं पर कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है और स्रोत इसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ हालिया कदमों और बयानों से जोड़ते हैं। देखिए, ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, बल्कि स्रोतों का विश्लेषण और अनुमान है। ठीक है। इसमें 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली बात, कुछ महीने पहले ट्रंप ने कथित तौर पर यूरोपीय संघ के साथ एक तरह की अनौपचारिक व्यापारिक सहमति या डील की थी। इसमें आपसी समझ ये बनी थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामान पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिससे व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे।